आज हम अधिगम के पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सीखने के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया सीखने के विभिन्न प्रकारों का, और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सीखने के सिद्धांत। सीखने के संदर्भ में कुछ प्रश्न हमारे समक्ष उत्पन्न होते हैं, जैसे क्या सीखा जाए, क्यों सीखा जाए और कैसे सीखा जाए। इन प्रश्नों का जवाब यदि हम साइकोलॉजिकल वे में देखते हैं तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, और इन सिद्धांतों का यदि हम कुशलतापूर्वक अपने शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो हम विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से किसी भी क्लिष्ट विषय को सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो इन सिद्धांतों में हमें सीखने की झलक भी दिखाई देती है कि हमें लर्निंग की प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, किस तरीके से सीखने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की प्रक्रिया किस तरीके से अधिगम में सहायक बनती है। तो पहला जो सिद्धांत हमारा है वो है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, और अन्य कई सारे नाम इस सिद्धांत के हैं। थॉर्नडाइक अपने आप में एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था 1898 में, जब ये पीएचडी यानी विद्यावारिधि कर रहे थे, जिसमें इनका जो टॉपिक था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। ये पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। तब इस सिद्धांत की क्या पड़ चुकी थी, नींव पड़ चुकी थी, और इनके इस सिद्धांत को जो विश्व प्रसिद्धि मिली है सीखने के सिद्धांत के रूप में, वो 1913 में इनकी एक पुस्तक आई थी साइकोलॉजी की, एजुकेशन साइकोलॉजी। इससे इनके जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को विश्व प्रसिद्धि मिल गई थी, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इनके सिद्धांत को थॉर्नडाइक का संबंधवाद कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, और उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी लर्निंग की जो प्रोसेस चल रही है, लर्निंग की प्रोसेस में चाहे हमारा कंडीशनिंग स्टिमुलस हो या अनकंडीशनिंग स्टिमुलस हो, जब ये दोनों ही प्रकार के स्टिमुलस होंगे तो रिस्पॉन्स भी किस तरीके का होगा, एक होगा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स और दूसरा होगा अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो हमें विद्यार्थी को जो रिस्पॉन्स करना सिखाना है वो है अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स सिखाना, यानी वो उस क्रिया को स्वाभाविक स्वरूप में स्वयं में धारित करे, बल्कि ऐसे इस तरीके से नहीं कि कुछ समय के लिए उसका उपयोग किया जाए और फिर उसको कभी अंगीकृत किया ही ना जाए। तो जब विद्यार्थी को कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वह उसे अपने स्वभाव में हमेशा के लिए क्या कर लेता, धारित कर लेता है, जिससे उसके व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, या हम कहें परिवर्तनशील व्यवहार विद्यार्थी का होता है। तो यहाँ जो यह सिद्धांत है वह स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। किस तरीके से कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स आपस में हमें सिखाने के लिए प्रक्रिया करते हैं,
और इस प्रक्रिया के दौरान हमारे द्वारा कई सारे प्रयत्न किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीखने में सफलता एक ही बार में प्राप्त हो जाती है या हम एक ही बार में किसी चीज़ को सीख जाते हैं। जिस तरीके से मेरे द्वारा प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, तो यह संभव नहीं है कि आप एक ही बार में इसको क्या कर लें, अंडरस्टूड करें, बल्कि इसको समझने के लिए आपको लेक्चर को सुनना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। और जब आप सेल्फ स्टडी और लेक्चर को आपस में क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को अंडरस्टूड करने लगेंगे। तो प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी प्रयत्न के दौरान कई सारे हमारे द्वारा की गई मिस्टेक्स भी हमें सीखने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। यानी कई सारी त्रुटियों को हम कर जाते हैं, और जब हम निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं तो धीरे धीरे होने वाली त्रुटियों में भी कमी आना प्रारंभ हो जाता है। जब हम अपने कार्य में असफल होते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, या हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं और हमें ये चीज़ नहीं आ रही है। किंतु जब हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं या हमें वो चीज़ आ जाती है तो हमें खुशी की अनुभूति होती है कि हाँ, हमें ये चीज़ आ गई है। जिस तरीके से मेरे द्वारा आपको पीपीटी वर्क दिया गया और आप में से कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा प्रथम बार पीपीटी का निर्माण किया जा रहा था, तो जब उस कार्य को करते हुए आपको कई सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा और आप उसको किन्हीं कारणों से अगर पूर्ण नहीं कर पा रहे थे तो आप कहीं ना कहीं निराश हो जा रहे थे, किंतु आपने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और आप जो कार्य में भूल कर रहे थे उस भूल को आपने पहचानने का कार्य किया, और फिर आपने सारी चीज़ों के मध्य एक कनेक्शन जोड़ा कि कहाँ पे भूल कर रहे हैं, कितना प्रयत्न और करना चाहिए, और इस स्थिति में आप आ गए कि आप उस कार्य को पूर्ण कर लिए। और जब आपने उसे पूर्ण किया तो आपको एक खुशी की अनुभूति हुई, और यही खुशी हमें क्या देती है, पुनर्बलन देने का कार्य करती है। यानी हम उस चीज़ को सीख गए हैं तो अब हम उससे आगे उसको और अच्छे से कर सकते हैं, या उससे आगे और कोई कार्य हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से कंडीशनिंग और आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किस तरीके से आपस में कनेक्ट हैं, और हमारे द्वारा सफलता प्राप्त करने पर किस तरीके से हमें रिइंफोर्समेंट की प्राप्ति होगी, यह इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा बताया गया है। थॉर्नडाइक महोदय के जो सिद्धांत की व्याख्या है वह इस प्रकार से है कि सीखना संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। जैसे छायाचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि अध्यापिका विद्यार्थी को कुछ सिखा रही हैं, और विद्यार्थी की दृष्टि भी क्या है, जो महोदया के द्वारा सिखाया जा रहा है उस पे है। यानी मैडम के द्वारा क्या किया जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, और विद्यार्थी के द्वारा भी अपनी लेखनी को अपने हाथ में पकड़ा गया है, और उसके साथ साथ दृष्टि क्या है, जो सिखाया जा रहा है उस पर है। अब यहाँ विद्यार्थी का जो मस्तिष्क है किस तरीके से कनेक्शन जोड़ेगा, स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे महोदया कर रही हैं। तो रिस्पॉन्स देने का कार्य किसने करना है, विद्यार्थी के द्वारा किया जाना है। तो यहाँ पर एस के रूप में जब मैडम जो चीज़ सिखा रही हैं, या जो प्रेरक है यहाँ पर, उस प्रेरक में रिस्पॉन्स देने से पूर्व जो यहाँ पे विद्यार्थी के द्वारा सोचा जा रहा है वह है कि वो किस तरीके से मैडम के द्वारा बताए जाने वाले प्रकरण को समझे, और उसके साथ साथ कितना मैं समझ रहा हूँ इस बात को भी उसे सुनिश्चित करना है। मैडम जो सिखा रही है उसको ध्यानपूर्वक देखना है, या मैडम जो उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रही है उसे समझने का प्रयत्न करना है। और जब वह इन दोनों ही बातों में अपने मस्तिष्क के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से संबंध जोड़ देता है तो वह उसे आसानी पूर्वक
सीख जाता है और यह सारा संबंध स्थापित करने का कार्य बालक का मस्तिष्क कर रहा है। और जब वह एस और आर की बॉन्डिंग अच्छी तरीके से करना सीख जाता है तो उसको उससे क्या मिलेगा, एक रिइंफोर्समेंट प्राप्त होगा, यानी उसे कार्य करना आ जाएगा। अब उसको यदि उसी कार्य से संबंधित कोई कार्य दिया जाता है तो वह उसे सरलतापूर्वक क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। थॉर्नडाइक महोदय ने आगे कहा कि जब उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को बार बार हम रिपीट करते हैं तो इनके रिपीटेशन से इनके मध्य में एक बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड केवल उसी समय तक के लिए नहीं होता है बल्कि हम इन फ्यूचर में भी उसी तरीके की सिचुएशन में आने पर जब वैसा ही स्टिमुलस हमारे सामने आएगा तो हम वैसी ही अनुक्रिया क्या करेंगे, देंगे, जैसा हमने उस समय दिया था जब हम उसे सीख रहे थे। जैसे हम कई सारी चीज़ों को बचपन में जो हमने जिस तरीके से किया है, जैसे आप सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान विद्यालय गतिविधियों को हम पुनः क्या करते हैं, प्रशिक्षण के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे समय व्यवस्थापन, अनुशासन, नियमों का पालन, गृह कार्य की पूर्णता, स्वाध्याय करना, ये सारी चीज़ें कब अपनाई जाती हैं, अधिकतर विद्यालयी परिवेश में अपनाई जाती हैं। और जब हमको भी विद्यालय के लिए तैयार होना है यानी अध्यापक के रूप में तैयार होना है तो हम उन सबको प्रशिक्षण के दौरान ले रहे हैं। तो हमारी जो यादें विद्यालय समय की होंगी, उस समय हमने जिस तरीके की क्रिया की थी अनुशासित होने के लिए, गृह कार्य को पूर्ण करने के लिए या समय व्यवस्थापन के लिए, वही चीज़ें हम क्या करते हैं, दोबारा से अपनाना शुरू कर देते हैं। यानी प्रेरक दोबारा आ गया है तो अनुक्रिया भी वैसी ही आएगी जैसे उस समय हमने सीखी हुई है। इसी को थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि इस कारण ये कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, बंध का सिद्धांत या संबंध का सिद्धांत कहलाएगा, जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया में एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है। इन्होंने आगे कहा कि जब मनुष्य किसी कार्य को सीखते हैं यानी हम पहली बार किसी कार्य को कर रहे हैं तो कार्य को करते समय हम अत्यधिक क्या करेंगे, त्रुटियां करेंगे, बहुत सारी त्रुटियां करेंगे और धीरे धीरे जब हम उस कार्य को निरंतर करते हैं तो उस कार्य में लगने वाला जो समय होता है वह भी कम होता जाता है और होने वाली त्रुटियां भी कम होती चली जाती हैं। तो इस आधार पर जब हम प्रथम बार किसी चीज़ को सीखते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी लगती है, जिसमें समय सीखने में अधिक लगता है, त्रुटियां भी अधिक होती हैं। लेकिन जब हम उसे सीख जाते हैं तो हम त्रुटियां भी बहुत कम करते हैं और समय भी बहुत कम लगाते हैं। इसीलिए इसको प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत या हम कहें हर्ष और दुख का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने जो प्रयोग किए थे वो मुर्गियों पर, चूहों पर, बिल्लियों पर, कुत्तों पर, मछली, बंदर, मानव, बालक व वयस्क पर किए थे। उनकी इच्छा थी कि वे वनमानुष पर भी क्या करें, प्रयोग करें, किंतु उस समय वनमानुष की कीमत क्या थी, बहुत अधिक थी और वो उस कीमत को, उस लागत को वहन नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो वनमानुष को खरीद नहीं पाए और उस पर प्रयोग नहीं कर पाए थे। उसके अलावा उन्होंने इन सभी पर क्या किया था, प्रयोग किया था। इनमें किया गया, इनका जो विश्व प्रसिद्ध प्रयोग है वो है बिल्ली पर किया गया प्रयोग। थॉर्नडाइक महोदय जिस प्रयोग के लिए जाने जाते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उसमें बिल्ली पर किया गया इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, विश्व प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं छायाचित्र दिखाया गया है, ये एक पेटिका है, एक बॉक्स आप इसे कह सकते हैं।
इसको जो नाम दिया गया इनके सिद्धांत में वो पहेली पेटिका या उलझन बॉक्स नाम दिया गया है इस बॉक्स को। इस बॉक्स में थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा एक भूखी बिल्ली को रखा गया। बॉक्स का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरीके से था कि इस बॉक्स में एक डोर था, यानी एक दरवाज़ा था, जिस डोर को, जो कि क्या था, क्लोज था, और उस डोर को खुलने के लिए एक चटकनी, एक कुंडी थी वहाँ पर, और उस डोर ने तभी खुलना था जब वो चटकनी क्या होती, अचानक से खुलती या बिल्ली उसे खोलने का प्रयत्न करती। तो चूंकि वो जानवर है, उसे सिखाया नहीं गया है कि कुंडी को कैसे खोला जाए। तो थॉर्नडाइक महोदय यह देखना चाहते थे कि अगर भूखी बिल्ली को हम पिंजरे में बंद करते हैं और वह भूखी है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी, जबकि बिल्ली का पसंदीदा भोजन यानी कि मछली उस बॉक्स के बाहर किसी प्लेट में क्या की हुई है, रखी हुई है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और उसकी जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर प्लेट में मछली रख दी। बिल्ली बहुत भूखी थी और उसका प्रिय भोजन उसके समक्ष था, यानी कि यहाँ जो मछली है वो स्टिमुलस का कार्य कर रही है बिल्ली के लिए, और बिल्ली को अब क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है, चूँकि वो इस बॉक्स के अंदर बंद है। तो क्या बिल्ली का जो स्टिमुलस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस बाधा को क्या कर जाए, पार कर जाए। यानी इनके सिद्धांत में लर्निंग के जो स्टेप्स हैं, सोपान हैं, उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपनी बिल्ली को बॉक्स में बंद किया और जब प्लेट में मछली को रखा तो बिल्ली ने कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया देनी प्रारंभ कर दी। मछली को देख के ही बिल्ली उत्सुक हो गई और बिल्ली ने अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकालकर प्लेट को खींचने का प्रयत्न किया। चूँकि दूरी अधिक थी, बिल्ली उससे खींच नहीं पा रही थी। फिर उसने क्या किया कि वो उछल कूद करने लगी। कभी वह ज़मीन को अपने नाखूनों से खुरचती तो कभी छत की और अपने पाँव करके छत को मारने का प्रयत्न करती, तो कभी वो अपनी पेटिका को हिलाने का प्रयत्न कर रही थी। उसने बहुत सारी क्रियाएं की किंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर वो कुछ देर बाद शांति से लेट जा रही थी। फिर जैसे ही दृष्टि मछली की ओर जा रही थी तो उसने अपने प्रयत्न को जारी रखा, और अचानक से जब वो ऐसे ही प्रयत्न कर रही थी तो अचानक से जो सिटकिनी थी दरवाजे की वो क्या हो गई, खुल गई। और जैसे ही खुली तो बिल्ली सीधे आकर अपने स्टिमुलस के पास आई और मछली को खाकर अपनी भूख शांत कर ली। थॉर्नडाइक महोदय ने इस प्रक्रिया को बार बार अपनाया जब तक कि बिल्ली क्या कनेक्शन ना जोड़े अपने स्टिमुलस के साथ में। यहाँ ये द्वार बैरियर का काम कर रहा था। बिल्ली के द्वारा की गई विभिन्न सारी क्रियाएं, बहुत सारी जो हम कहें वेरियस रिस्पॉन्स थे, और करेक्ट रिस्पॉन्स अचानक से हाथ पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। थॉर्नडाइक महोदय ने फिर कुछ समय के बाद पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और फिर वही प्रोसेस अपनाया। तब तक अपनाते गए जब तक कि बिल्ली स्वतः ही कुंडी खोलना नहीं सीख गई थी। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय के इस सिद्धांत में लर्निंग के स्टेप हम चलें तो यहाँ पर्सन के रूप में यानी व्यक्ति के रूप में है बिल्ली। बिल्ली की आवश्यकता थी अपनी भूख को शांत करना। बिल्ली को जो मोटो उसका जो कार्य कर रहा था, उसकी बढ़ती हुई भूख थी। उसने भूख को शांत करने के लिए वेरियस रिस्पॉन्स दिए, उल्टे सीधे प्रयत्न करती चली गई, और इन प्रयत्नों के बीच में जो बैरियर का कार्य कर रहा था वो था उलझन पेटिका का दरवाज़ा। किंतु बिल्ली के द्वारा प्रयत्न नहीं छोड़ा गया, इसीलिए अचानक से एक करेक्ट रिस्पॉन्स संयोगवश बिल्ली ने दे दिया था
और जैसे ही करेक्ट रिस्पॉन्स दिया, बिल्ली को अपना गोल अचीव हो गया, यानी उसको मछली खाने के लिए मिल गया। और जैसे ही बिल्ली ने मछली खाया, बिल्ली को एक अनुभूति प्राप्त हुई और इसको रिइंफोर्समेंट कहा गया। जब बार बार इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा था तो इनमें बिल्ली ने भूल जो कर रही थी कि वो कभी खुरच रही थी, कभी उछल रही थी, कभी पकड़ने का प्रयत्न कर रही थी अपने भोजन को, तो बाद में बार बार अपनाने के बाद बिल्ली स्वतः ही कुंडी को खोलना सीख गई थी। तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपने बिल्ली के प्रयोग को इस तरीके से दर्शाया था। इनके द्वारा एक और प्रयोग किया गया था चूहे पर। एक उलझन, इसको कहें भूल भुलैया बनाया गया। इस भूल भुलैया की विशेषता यह थी कि चूहे के लिए यहाँ पर एक द्वार था जिसमें चूहे के लिए भोजन रखा गया था और चूहा बहुत भूखा था। और इसमें एक शर्त ये रखी गई कि जो ये आपका भूल भुलैया था, भूल भुलैया में पूरा अंधेरा था और चूहे को स्वतः ही वहाँ तक पहुँचना था, लेकिन पहुँचने के साथ साथ बैरियर के रूप में कंडीशन लगा दी गई कि चूहा जब चल रहा था, चलते चलते यदि मान लीजिए वो गलत डायरेक्शन में चला गया है, जैसे ही वो गलत डायरेक्शन में जाके दीवारों से टकराएगा, उसे एक बिजली की करंट के झटके की अनुभूति होगी। ये चूहे के लिए एक बैरियर दिया गया। तो चूहे को मेजर करने के लिए कि अपने भोजन तक वो पहुंच सकता है, ये सीख सकता है, नहीं सीख सकता है, तो चूहे को जब इस पजल बॉक्स में छोड़ा गया तो चूहा आगे बढ़ा और जैसे ही गलत रास्ते में जा रहा, उसको बिजली का झटका लग रहा, फिर वो वापस आ जा रहा, फिर वो दूसरे रास्ते से बढ़ रहा, फिर उल्टा जा रहा, तो उसे फिर से क्या लग जा रहा था, बिजली का झटका लग जा रहा था। उसने यहाँ तक पहुँचने में अत्यधिक समय लगाया और बहुत बार बिजली का करंट भी खाया। लेकिन जब बार बार थॉर्नडाइक महोदय ने यह प्रक्रिया अपनाई तो एक समय ऐसा आया कि चूहा बिना बिजली के झटके को खाए ही कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया था, अपने भोजन को प्राप्त कर रहा था। तो धीरे धीरे चूहे ने त्रुटि करना छोड़ दिया, समय भी कम लगाया और शीघ्र ही अपने भोजन तक पहुंच जा रहा था। तो स्टेप्स ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग यदि हम इस सिद्धांत प्रयोग को देखें तो इसमें पर्सन था चूहा, नीड थी उसकी भूख, मोटिव उसकी भूख की बेचैनी जो बढ़ रही थी वो थी, वेरियस रिस्पॉन्स के रूप में उसके द्वारा जो उल्टे सीधे प्रयत्न किए गए कि कभी वो उल्टे रास्ते में जा रहा तो उसे करंट लग रहा था, बैरियर के रूप में करंट था, बिजली का झटका, करेक्ट रिस्पॉन्स वह बार बार करंट खाने के बाद भी सीधे रास्ते का उसे क्या हो गया, आभास हो गया और वो अंत में सीधे सीधे जाना सीख गया था। फिर उसे गोल अचीव हुआ तो अपने खाने तक पहुंच गया और खाना जैसे मिला तो खाना पाकर उसे संतुष्टि की प्राप्ति हुई जो उसके लिए रिइंफोर्समेंट का कार्य कर रही थी। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा एक और प्रयोग किया गया फंडुलस मछलियों पर। आप सभी जानते हैं मछलियाँ अधिकतर अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने प्रयोग में क्या किया कि मछलियों को लिया, एक जार लिया और जार में किनारे पर एक रोशनी का बल्ब लगा दिया। इस जार में कंडीशन रखी गई थी कि इसके 2 पार्ट किए गए थे और मध्य में जार के मध्य में एक होल कर दिया गया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में सारी मछलियों को रोशनी की तरफ छोड़ दिया और अचानक से बल्ब जलाया तो बल्ब जलते ही, उसके प्रकाश होते ही मछलियों में अफरा तफरी मच गई और वो ये नहीं जान पा रही थी कि अंधेरा उनको किधर मिलेगा, जबकि दूसरा किनारा अंधेरा किया हुआ था। मछलियों में द्वंद्व छिड़ गया और इसी द्वंद्व में अचानक से एक मछली दूसरे कोने की तरफ आ गई
और फिर वहाँ चलते हुए धुन से दूसरी मछली भी इस किनारे आ गई। धीरे धीरे यह प्रक्रिया जब बार बार दोहराई गई तो एक समय के बाद जैसे ही थॉर्नडाइक रोशनी कर रहे थे, मछलियाँ स्वतः ही इस होल से दूसरी ओर आ जा रही थी। जब इधर की रोशनी की जा रही थी तो फिर इस होल से इस ओर जाना मछलियाँ सीख गई, यानी उन्हें पहले नहीं पता था कि मार्ग ये है। जब बार बार ये स्टिमुलस जो रोशनी था और उनके द्वारा की जाने विभिन्न प्रतिक्रियाएं जिसमें वो द्वंद्व कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी या एक दूसरे के नीचे छुपने का प्रयत्न कर रही थी, उसमें सफलता कैसे मिली कि अचानक से एक मछली दूसरी ओर अंधेरी की ओर आ गई। उसको उधर देखकर अन्य मछलियां फिर लड़ने लगी, कहाँ से गई कहाँ से गई। तो जार में इधर उधर वो विचरण कर रही थी। फिर अचानक से रास्ता मिला और दूसरी भी इधर चली गई और इस तरीके से धीरे धीरे सारी मछलियां अंधेरी की ओर आना सीख गई थी। तो ये प्रयोग थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किए गए और इसमें अगर हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग देखते हैं तो फंडुलस मछलियाँ पर्सन का काम कर रही थी, अंधेरे तक पहुंचना उनकी नीड थी, तेज रोशनी उनको मोटिवेट कर रही थी कि अंधेरी की तरफ वो जाएं और उसके साथ साथ वेरियस रिस्पॉन्स, कभी वो दीवारों से टकरा रही थी, मछलियों की भीड़ हो रही थी, एक दूसरे से उलझ रही थी। बैरियर के रूप में शीशे की दीवार और जो तेज रोशनी थी या प्रकाश था वो भी मोटिव के साथ बैरियर का काम भी कर रहा था। करेक्ट रिस्पॉन्स संयोगवश छिद्र का मिलना उनके लिए क्या था, एक संयोग था या करेक्ट रिस्पॉन्स उसे कहें। और जैसे ही वो दूसरी ओर चली गई, अंधेरा उनको मिल गया तो उनको गोल अचीव हो गया। और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया बार बार अपनाई जा रही थी तो मछलियों ने भूल करना कम कर दिया था। तो थॉर्नडाइक महोदय ने ये प्रयोग किए थे सीखने के लिए, जो भी उन्होंने चाहे मछलियों पे किया या उन्होंने चूहे पे प्रयोग किया या बिल्ली पे प्रयोग किया, वो बिहेव को मेज़र कर रहे थे कि किसी कंडीशन में जब कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो उस स्टिमुलस के आधार पर कोई भी पर्सन किस तरीके का रिस्पॉन्स देना सुनिश्चित करता है। तो इनका जो सिद्धांत है इसको SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्टिमुलस उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि हम प्रयत्न और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। हर्ष और दुख हमारे साथ साथ चलता है। तो इस आधार पर ही आगे चल के थॉर्नडाइक महोदय ने लॉ ऑफ लर्निंग भी प्रतिपादित किए थे। अब इस सिद्धांत की यदि हम शैक्षिक उपयोगिता देखें तो अगर हम एज अ टीचर इसको देखते हैं, इस थ्योरी को देखते हैं जिसमें बिल्ली को हम एक स्टूडेंट समझ लें, चूहे को एक स्टूडेंट समझ लें या मछलियों को भी हम स्टूडेंट समझ लें, और जो भी कंडीशंस उनके लिए आ रही थी, जो डिफ़िकल्टी उनके लिए आ रही थी, वो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के लिए आने वाली समस्याएं थी। एक अभ्यर्थी किस तरीके से उन समस्याओं का निराकरण करता है और थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग, इनोवेटिव प्रयोग किए जा रहे थे, वो अध्यापक के द्वारा की जाने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है कि किस तरीके से वह विद्यार्थी को उसके गोल तक लेके जाने का कार्य करता है। तो इसमें अगर हम इसकी उपयोगिता को देखते हैं तो हम सीख सकते हैं कि इस सिद्धांत का प्रयोग करके हम विद्यार्थियों में रुचि जागृत कर सकते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं यदि हम उसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं, यानी हमारा जो लक्ष्य है हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है समय अधिक लगे, हो सकता है हम त्रुटियां बहुत करें, हमसे गलतियां बहुत हों, कई बार हमें सफलता प्राप्त ना हो, लेकिन अगर हम प्रयत्नरत हैं, हम प्रोसेस में हैं, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए हमारी रुचि जागृत है, इंटरेस्ट है हमारा प्रैक्टिस करने में, तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे बिल्ली ने इतने प्रयास के बाद आखिर भोजन पा ही लिया, चूहा इतने करंट खाने के बाद भी अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, मछलियाँ उजाले से इतनी परेशान हुई लेकिन फिर भी अंधेरी की तरफ पहुंच ही गई थी। इसके साथ साथ
इस सिद्धांत के माध्यम से, चूंकि ये प्रयत्न और भूल की बात करता है, तो इससे जो लाभ मिलेगा, जो मंद बुद्धि के विद्यार्थी हैं, जो स्लो लर्नर भी कहे जाते हैं, स्लो लर्नर को सीखने में इससे क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हम उस प्रोसेस को केवल एक बार में ही कंप्लीट नहीं कर दे रहे हैं, बल्कि हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं, बार बार रिपीट करवा रहे हैं। कब तक? जब तक कि विद्यार्थी उसको सीख नहीं पा रहा है। साथ ही साथ जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो कंडीशन दी जा रही है, केवल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, बाकी विद्यार्थी स्वतः ही स्वाभाविक स्वरूप में क्रिया को करता है। तो जब स्वाभाविक स्वरूप में विद्यार्थी को कोई चीज़ करने के लिए दी जाती है, तो वह उसे बहुत जल्दी सीख जाता है। इसके साथ साथ इसके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल बना सकता है। किस तरीके से? जिस तरीके से प्रयोग करके यह देखा जा रहा था कि किसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन दिया जा रहा है, वैसे ही अध्यापक अपने शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में नित्य नवीन नवाचारों के प्रयोग के माध्यम से अपने शिक्षण को परिष्कृत और परिमार्जित कर सकता है। वह उसमें स्वतः ही यह ढूंढे कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से किसी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ भूल हो गई है, कहाँ त्रुटि का अनुभूति हो रही है, उन त्रुटियों को कैसे दूर किया जाएगा, उस भूल को कैसे दूर किया जाएगा। इसके संदर्भ में शिक्षण में रह गई कमियों को मेजर करते वह उसमें सुधार कर सकता है। इसके साथ साथ अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहन व दंड का प्रावधान भी शिक्षण में क्या कर सकता है, अपना सकता है। दंड से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत अधिक मानसिक दंड आप देंगे या शारीरिक दंड आप देंगे। दंड से तात्पर्य है ऐसी प्रक्रिया जहाँ विद्यार्थी स्वतः ही यह अनुभूति कर जाए कि उससे यहाँ पर क्या हुई है, मिस्टेक्स हुई है, और इस कारण से ये चीज़ उसे अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रोत्साहन यानी कि रिइंफोर्समेंट के रूप में अच्छे कार्य किए जाने पर विद्यार्थी को उत्साहवर्धक शब्द दिए जाने चाहिए, या उसको और ज़्यादा उसके कार्य की सराहना की जानी चाहिए। यहाँ जिस तरीके से बिल्ली जब कार्य पूर्ण कर दे रही थी, यानी चिटकनी खोल दे रही थी, तो उसके बाद बिल्ली को भोजन दिया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि उसकी प्लेट को हटा दिया जा रहा था, वो क्रिया उसको और भी ज़्यादा क्या कर रही थी, प्रोत्साहित। और दंड क्या था कि जब उसने खुरुचना शुरू किया तो स्वतः ही वह दंडित हो गई, उसके नाखून टूट गए, उसको दर्द हुआ, उसको चोट लगी। तो यहाँ पर जो दंड है वो स्वतः ही स्वाभाविक, अगर हम गलत क्रिया करेंगे तो दंड भी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अगर विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, वो नित्य अध्ययन अध्यापन में लगा हुआ है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। और अगर वो मेहनत ही नहीं कर रहा है तो उसका दंड क्या होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे द्वारा की गई क्रिया ही हमारे लिए क्या करती है, दंड को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। इस सिद्धांत के आधार पर हम विद्यार्थियों में जो राइट हैबिट्स है उनको डेवलप कर सकते हैं, इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, एक एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बिल्ली को सिखाना चाहते थे कि सिटकनी कैसे खोली जाए, चूहे को बताना चाहते थे कि बिना करंट खाए कैसे गोल तक पहुंचा जाए, मछलियों को सिखाना चाहते थे कि एक छोर से दूसरी छोर किस तरीके से जाना है। तो न्यू हैबिट्स को हम विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके का स्टिमुलस प्रयोग किया जाए, न्यू एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए, यानी किसी चीज़ के बारे में उनकी स्वतः ही एक धारणा निर्मित हो। ऐसी चीज़ों को, ऐसे विचारों को उनमें क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। साथ ही साथ इस सिद्धांत के माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आसानी से सिखा सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम उसके समाधान के लिए बार बार यानी पुनरावृत्ति कर रहे हैं प्रयत्नों की, तो हमें यह पता चलता है कि हमने कहाँ त्रुटि कर दी है, असफलता के कारण क्या हैं, दुख जो प्राप्त हो रहा है उसको
हमको रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी हमारी कमी क्या है उसको हम पहचानें। और जब हम इन चीज़ों को पहचान जाते हैं तो हम समस्या के समाधान की ओर स्वतः ही बढ़ जाते हैं और समस्या का निराकरण कर देते हैं। तो ये थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत के कुछ शैक्षिक पक्ष थे, जिसके माध्यम से एक अध्यापक अपने शिक्षण को और भी आकर्षक बना सकता है, शिक्षण में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकता है, विद्यार्थियों में नवीन रुचियों को जागृत कर सकता है, उनको प्रेरित अभिप्रेरित कर सकता है और नई आदतों का उनमें विकास कर सकता है। थॉर्नडाइक महोदय के इसी सिद्धांत के पश्चात उन्होंने 1920 में सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। ये नियम 2 भागों में विभाजित हैं, प्राथमिक नियम और गौण नियम। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।